हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज का सेशन, आज का डेली करंट अफेयर, और यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे 11 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक करके सारे क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए इसकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तक हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है? इंडिया की पहली बंबू बेस्ड बायो रिफाइनरी की यहां पर बात की जा रही है, जिसका निर्माण किया जा रहा है पूर्वोत्तर भारत में, भारत के असम राज्य में। देखिए, नॉर्मली तो इसका काम पूरा हो चुका है, मैकेनिकल वर्क जो है कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस रिफाइनरी को शुरू किया जाएगा। असम राज्य में नुमालीगढ़ नाम के क्षेत्र में इसका निर्माण किया जा रहा है। यहां पर जो आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा वो आ रहा होगा बायो रिफाइनरी पर कि ये क्या होती है। तो देखिए, बायो रिफाइनरी की बात करें तो सपोज कीजिए कोई एक प्लांट है, उस प्लांट में किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके या फिर फूड वेस्ट का यूज करके बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है। जैसे गन्ने से, है ना, शुगर केन से बनाया जाता है बायोफ्यूल। एक इथेनॉल का निर्माण किया जाता है ना। तो ये काय में किया जाता है? ये बायो रिफाइनरी में किया जाता है। तो शुगर केन से इथेनॉल, अभी आपको पता है पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जा रहा है ना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। काफी सारे जो अचीवमेंट, जो हमारे एम है, फॉर एग्जांपल 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो हमको प्राप्त करना है, इन सभी के लिए इस प्रकार के इनिशिएट लिए जा रहे हैं। तो अब बंबू बेस्ड जो बायो रिफाइनरी है, इसका निर्माण किया गया है भारत में पहली बार, भारत के असम राज्य में। ठीक है, तो यहां पर आपको बायो रिफाइनरी के बारे में भी पता चल गया कि अलग अलग नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके, फूड वेस्ट का यूज करके बायोफ्यूल का यहां पर निर्माण किया जाता है। अब ये जो प्लांट है जो असम में बनाया गया, इसमें बांस का यूज किया जाएगा बायोफ्यूल के निर्माण में। बायोफ्यूल और अदर केमिकल्स का भी निर्माण किया जाएगा। इथेनॉल, एसेटिक जो एसिड होता है, इन सभी का निर्माण असम के इस रिफाइनरी में किया जाने वाला है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बेनिफिट देखें तो मैंने आपको एक बेनिफिट तो पहले ही बता दिया कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा बायोफ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ेगा इस रिफाइनरी के माध्यम से, है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में, इसको लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। क्लीन फ्यूल का प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करेंगे, बायोफ्यूल का निर्माण करेंगे, तो ये क्या है? क्लीन एनर्जी या क्लीन फ्यूल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। फाइनली 2070 तक जो हमारा टारगेट है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का, उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। तो इंडिया की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी का निर्माण कहां किया जा रहा है, या फिर कहां किया गया? तो भारत के असम राज्य में इसका निर्माण किया गया है। डन। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसने इसका निर्माण किया है, ये एक पीएसयू है, इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। नवरत्न का दर्जा इंडियन गवर्नमेंट से प्राप्त है। इंडिया में पेट्रोलियम, ऑयल, गैसेस के जो प्रोजेक्ट्स है, उनके लिए टेक्नोलॉजीज आधारित सॉल्यूशन देती है, काम करती है पेट्रोलियम और ऑयल के सेक्टर में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर भारत की राजधानी में देखने को मिलता है, नई दिल्ली में। सेकंड क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड हर साल किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड किस राज्य ने अपने यहां पर क्लीन एयर के लिए कितना अच्छा काम किया है, स्वच्छ वायु के लिए कितना अच्छा काम किया है, कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई है, उस पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन कितना अच्छा किया है, इस आधार पर प्रोवाइड किए जाते हैं स्वच्छता वायु सर्वेक्षण या स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। और यह अवार्ड देती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली बात है, इन्वायरमेंट का एक प्रोग्राम है, स्वच्छ वायु, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री हर साल ये अवार्ड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री मिल गई हमको। रिसेंटली इस मिनिस्ट्री ने 2025 के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड को भी अनाउंस किया है। इंडिया में
130 सिटीज को इस अवार्ड के लिए अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर रैंक किया जाता है। अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर एयर पॉल्यूशन को देखा जाता है और इसके बेसिस पर 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। 130 सिटीज ली जाती है इंडिया से और 3 कैटेगरीज में अवार्ड देते हैं। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कैटेगरी है वो है 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो शहर होंगे उनके बारे में ही हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण की जब बात होती है तब भी 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन की ही बात की जाती है। तो अदर कैटेगरीज में पहला पहला जो सिटी है उसको याद कर लो। इस कैटेगरी में भी आपको तीनों याद कर लेना, बाकी की 2 कैटेगरी में जो पहला सिटी है 3 कैटेगरीज में से उनको याद रखना। तो देखिए कैटेगरी 1 मतलब 10 लाख प्लस पॉपुलेशन जिन सिटीज की है उनमें सबसे ऊपर जो अवार्ड दिया गया है वो इंदौर को दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इंदौर ही फर्स्ट आता है। जबलपुर सेकंड नंबर पर है और थर्ड पर है आगरा और सूरत संयुक्त रूप से। ओके, स्वच्छ वायु जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। इसके बाद कैटेगरी 2 जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख है, तो इसमें टॉप पर है अमरावती, फिर झांसी और मुरादाबाद को संयुक्त रूप से रखा जाता है और थर्ड पर है अलवर। आप टॉप फर्स्ट याद कीजिएगा। थर्ड कैटेगरी है जो कि पॉपुलेशन अंडर 3 लाख है, मतलब 3 लाख से कम। तो ये है पहला देवास, सेकंड है परवानो और तीसरा है अंगुल। तो ये 3 जगह है या 3 सिटीज है जो कैटेगरी 3 में शामिल है। फर्स्ट पर कैटेगरी 3 में है देवास, कैटेगरी 2 में है अमरावती और कैटेगरी 1 में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले में इंदौर को टॉप रैंक पर रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 130 सिटीज को यहां पर अवार्ड दिए जाते हैं। 130 सिटीज को कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग डायमेंशंस पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड के तहत। आपको पता है इसी अवार्ड में इंदौर और उदयपुर को जो रामसर साइट है उनके कन्वेंशन के लिए, रामसर कन्वेंशन के लिए वेटलैंड सिटीज का ऑनररी अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इंदौर और उदयपुर दोनों ही शहरों ने, दोनों ही सिटीज ने अपने यहाँ की जो वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट करने में, बचाने में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इनको ऑनररी अवार्ड दिया गया है इंदौर और उदयपुर को। यहां पर नेशनल क्लीन एयर कैंपेन की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इसी कैंपेन के तहत अवार्ड दिए जाते हैं। नेशनल क्लीन एयर कैंपेन 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, इसे लॉन्च किया था। 20,130 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया था 5 साल के लिए। 5 साल में एयर पॉल्यूशन को कम करना इसका उद्देश्य था। एक लक्ष्य भी डिसाइड किए गए थे, जैसे 20% तक PM10 और PM2.5 की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करना। मतलब एक पार्टिकल्स का माइक्रोमीटर में मापा जाता है। 10 माइक्रोमीटर से छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो PM10 है, और 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण या प्रदूषण के कण, उनको PM2.5 कहा जाता है। तो इनके कंसंट्रेशन को कम करना 5 साल में, यह उद्देश्य था नेशनल क्लीन एयर कैंपेन का। 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, वैसे 2017 के बेस ईयर को इन्होंने लिया था पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए, पॉल्यूशन को नापने के लिए 2017 बेस ईयर बनाया था, और 131 सिटीज को शुरुआत में चुना गया था। अभी जो अवार्ड दिया जा रहा है वो 130 सिटीज को दिया गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। वैसे इसे क्लीन एयर सर्वे कहा जाता है, इसी प्रोग्राम के तहत जिसकी हमने बात की। ये जो सर्वेक्षण है ना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, इनकी शुरुआत 2022 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये अवार्ड देते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था। तो 10 लाख से ऊपर की जो पॉपुलेशन है उनमें फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? इंदौर को मिला है, मध्य प्रदेश का शहर। इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? देखिए फ्रांस में है ना, जो पॉलिटिकल अगर हम सरकमस्टांसेस देखें तो बिल्कुल सही नहीं चल रहे, क्योंकि फ्रांस में जब से इमैनुअल मैक्रो प्रेसिडेंट बने हैं वहां पर पिछले 2 साल में 4 से ज्यादा PM चेंज हो चुके हैं।
रिसेंटली क्या हुआ है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस का नया पीएम अपॉइंट किया है सेबेस्टियन लेकॉर्नु को। सेबेस्टियन लेकॉर्नु फ्रांस के एक नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। कारण मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये इमैनुअल मैक्रोन है। ये प्रेसिडेंट तो है लेकिन बहुमत इनकी पार्टी को भी नहीं है चुनाव में, ठीक है। पर जो गठबंधन की सरकार होती है उसके साथ ये प्रेसिडेंट है। इन्होंने सेबेस्टियन लेकॉर्नु को फ्रांकोइस बायरू, मतलब अभी तक जो पीएम थे वो फ्रैंकोइस बायरू थे फ्रांस के, इनको रिप्लेस करके नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया है सेबेस्टियन लेकॉर्नु को। 2 साल में ये 5वें पीएम है फ्रांस के। पहली चीज तो ये देखो, फ्रांस में जो इलेक्शन हुए थे ना जून 2024 में हुए थे, और इस इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। क्या होता है फ्रांस में कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अलग होते हैं और जो पीएम की नियुक्ति होती है ना वो पार्लियामेंट में बहुमत के आधार पर होती है। समझना इस चीज को। तो इलेक्शन हुए, अब यहां पर इलेक्शन में फ्रांस में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी उस वक्त। जून 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। अब इसमें सबसे बड़ी पार्टी क्योंकि प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की थी तो इन्होंने जोड़ तोड़ करके बना ली गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ये बन गए प्रेसिडेंट। अब होता क्या है कि फ्रांस में प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, बाद में पीएम के लिए पार्लियामेंट में मेजोरिटी सिद्ध करनी पड़ती है, लेकिन अपॉइंट एक बार प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो यहां पर इमैनुअल मैक्रोन ने जितने भी पीएम को अपॉइंट किया है, अब जब बात आती है पार्लियामेंट में बहुमत सिद्ध करने की, तो क्योंकि विपक्ष में भी बहुत सारे पार्टीज हैं जो कि जिनका गठबंधन है विपक्ष में, तो वो बार बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर फ्रांस में जो पीएम का पद है उसमें से, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है जिसे हम कहते हैं इंडिया में अविश्वास प्रस्ताव, जब ये लाया जाता है तो उसके पार्लियामेंट में उस पर होती है वोटिंग, और जब वो पास हो जाता है, अगर गिर गया मतलब इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी के पास बहुमत है तब तो पीएम बच गया, लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएम के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पीएम को देना पड़ता है अपने पद से इस्तीफा, ठीक है। तो इसी आधार पर अब अभी क्या हुआ है कि यहां पर एक और फायदा है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पीएम को कि बिना पार्लियामेंट में पास किए वो बजट या कोई भी कानून ला सकता है। लेकिन जब भी वो ऐसा करता है, विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आता है कि भैया इन्होंने तो पार्लियामेंट में पास ही नहीं कराया, हालांकि वो उनका अधिकार है, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाते हैं। तो इस आधार पर बार बार जो फ्रांस के पीएम है वो हटते जा रहे हैं क्योंकि बहुमत उनके पास रहता नहीं है, और बार बार इमैनुअल मैक्रोन नए पीएम को कर देते हैं अपॉइंट। तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक नए पीएम को अपॉइंट कर दिया, इनका नाम है सेबेस्टियन लेकॉर्नु, ठीक है। तो याद रहेगा, आई होप समझ में आया होगा। फ्रांस एक यूरोपीय देश है। इसकी अगर हम नेबर कंट्री की बात करें तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और एंडोरा, स्पेन, इन देशों से बाउंड्री शेयर करता है। एक मोनाको नाम की एक सॉवरेन सिटी है, इससे भी ये बाउंड्री शेयर करता है। मोनाको भी एक देश है यूरोप का। तो ये सारे देश टच होते हैं फ्रांस से। पेरिस कैपिटल है। इमैनुअल मैक्रोन यहां के हो गए प्रेसिडेंट और सेबेस्टियन लेकॉर्नु हो गए यहां के वर्तमान में नए पीएम। डन। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए एआई की मास्टर क्लास 21 सितंबर को प्लान की गई है। आप सभी को पता है आपके लिए ये वेबिनार है एआई की क्लास के लिए। इसे आप काफी अफोर्डेबल प्राइस में 24 आवर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको एआई के बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी बेसिक चीजें, आपको एआई कहां कहां फायदा करेगा, किन किन चीजों में आप एआई की मदद ले सकते हैं और फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग एआई आपकी कैसी मदद कर सकता है, यह सब आपको यहां पर वेबिनार में जानने का मौका मिलेगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, याद रखिएगा केवल 24 आवर के लिए आपको ये अभी इस प्राइस पर अवेलेबल है। तो ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको कोई भी हर्डल है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन में।
और मौका मत गवाइएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल एआई कितना ज्यादा यूज में है और इन फ्यूचर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर एआई बहुत जरूरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए आप इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वेबिनार को ज्वाइन कीजिए और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिएगा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो। चलिए तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता करने वाला पहला ओईसीडी देश कौन सा बना है? तो द्विपक्षीय निवेश समझौता बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की यहां पर बात की जा रही है और ऐसा देश जो कि ओईसीडी का मेंबर है और इंडिया के साथ इसने ये समझौता किया है, एकमात्र ओईसीडी का देश, तो ये बना है इजराइल, जो कि इंडिया का बहुत अच्छा एक फ्रेंडली कंट्री भी है। हाँ, यहां पर एक आपको बात आती है कि ओईसीडी क्या है। देखिए, ओईसीडी की बात करें ना तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। 38 मेंबर कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन में, इनमें से एक है इजराइल। तो इजराइल ने इस संगठन का इजराइल पहला देश है जिसने इंडिया से द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की है। वैसे पहले भी इंडिया की ट्रीटी थी, 1996 में हमने ये ट्रीटी साइन की थी इजराइल के साथ, हालांकि ये 2017 में खत्म हो गई थी। अब एक बार फिर से हमने इस ट्रीटी को साइन किया है इजराइल के साथ। एक्चुअल में ये जो ट्रीटी है ना, भारत और इजराइल के मध्य में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ावा देगी, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती है इसको बढ़ावा देगी और इन फ्यूचर दोनों देशों के मध्य में फ्री ट्रेड या फ्री ट्रेड जो ट्रीटी होती है ना, मुक्त व्यापार समझौता हम इसको बोल सकते हैं, तो इसके लिए भी आगे के रास्ते हमारे क्लियर होंगे। तो अभी के लिए इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया और इजराइल के मध्य में साइन की गई है। क्या होता है, देखिए, हर देश अपना एक बिट मॉडल फॉलो करता है जब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करता है, मतलब खुद के भी कुछ उसूल होते हैं कि हम इसी आधार पे ट्रीटी करेंगे। इंडिया का 2015 में हमने ये बिट मॉडल बनाया था, उसके पहले 1993 से एक चल रहा था दूसरा, लेकिन हमने उसकी जगह 2015 में एक नया मॉडल बनाया कि हम इन शर्तों के आधार पर किसी भी देश से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करेंगे। फायदे काफी सारे हैं, दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद मिलती है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। मान लो कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी ने, इंडिया की किसी कंपनी ने इजराइल में इन्वेस्ट किया है, इजराइल की किसी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो इस आधार पर इन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिलता है दोनों देशों में। फेयर ट्रीट किया जा सकता है सारी कंपनियों को एक जैसा, बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का मार्केट एक्सेस करने में दोनों देशों को सहूलियत होगी, है ना। अगर कोई भी विवाद होता है तो इंडिपेंडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से सुलह करवाई जा सकती है, फंड ट्रांसफर में बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इजराइल जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर है, इसने इंडिया के साथ ये ट्रीटी साइन की है। 38 मेंबर कंट्रीज है इस संगठन की, ठीक है ना। एक संगठन है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड के लिए ही काम करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपस में ट्रेड को बढ़ाने के लिए ही ये काम करती है। वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, नेशन है, वो इसके मेंबर है। 1961 में ये संस्था बनी थी और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। काफी सारे यूरोपीय देश भी इसके मेंबर हैं। चर्चित महादाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? महादाई टाइगर रिजर्व अभी काफी सुर्खियों में रहा, यह प्रस्तावित है भारत के गोवा राज्य में। हुआ क्या, बात करेंगे। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर गोवा गवर्नमेंट को एक आदेश दिया है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई आप महादेई टाइगर रिजर्व के एरिया में जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हो उसको आप इमीडिएट रोक दो। गोवा सरकार क्या है ना कि ये जो टाइगर रिजर्व का एरिया है उसमें टूरिज्म प्रोजेक्ट लाना चाहती है ताकि गोवा की टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके। अब आप बोलोगे ये तो सही है, गोवा तो सही कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक क्यों लगाई है डेवलपमेंट एक्टिविटीज में? तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा पीछे। 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था। गोवा जो है ना बॉम्बे हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है।
तो गोवा के सारे मामले अगर हाईकोर्ट में जाने तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएंगे। 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था गोवा गवर्नमेंट को कि महादेई, भगवान महावीर, नेत्रावाली, कोटिगांव और बोंडला सेंचुरीज, ये गोवा की अलग अलग सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। इनके क्षेत्रों को मिलाकर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा उसके आधार पर आप एक टाइगर रिजर्व का निर्माण करो। टाइगर रिजर्व बनाने का आदेश दे दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने। अब हाईकोर्ट ने बोला कि भैया 3 महीने के अंदर आप टाइगर रिजर्व बनाओ। गोवा गवर्नमेंट का कहना था कि भैया अगर हमने टाइगर रिजर्व बना दिया ना तो प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा, यहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा और टूरिज्म एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइगर्स के लिए ये क्षेत्र है। इससे होगा क्या कि गोवा का ऑलमोस्ट 1/3 जो एरिया है ना वो टाइगर रिजर्व में आ जाएगा और जो बाघ है ना वो फिर सड़कों पे घूमेंगे, क्योंकि टाइगर रिजर्व का पूरा एरिया आपने एक डिसाइड कर दिया, अब उसमें बाघों का ही एरिया है तो वो सड़कों पे घूमेंगे उस क्षेत्र के और वहां पर टूरिज्म एक्टिविटीज सब बंद हो जाएगी और 1/3 एरिया गोवा का इस टाइगर रिजर्व में चला जाएगा। तो हम भाई विकास कहां करेंगे? तो गोवा गवर्नमेंट चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जो गोवा के अगेंस्ट जो एनजीओ था गोवा फाउंडेशन, इसका कहना था कि भैया टाइगर का एरिया ये सारा और यहां पर टाइगर रिजर्व अनाउंस किया जाना चाहिए, ये फाउंडेशन का एनजीओ का कहना है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भी कहा था गोवा को कि भैया आप टाइगर रिजर्व घोषित करो। इसके लिए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसने भी सिफारिश की थी, पर गोवा गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने गोवा गवर्नमेंट को ही आदेश दिया है कि भैया आप सारे जो टूरिज्म प्रोजेक्ट आप चला रहे हो ना वो सब रोको और एक कमिटी बनाएंगे हम, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। ये अपनी रिपोर्ट देगी, डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी और इस एरिया में 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। हालांकि अभी इसका आदेश नहीं दिया है कि बनाया जाएगा, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई नवंबर 2025 में की जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो महादेई टाइगर रिजर्व ये सुर्खियों में है। तो गोवा राज्य में प्रस्तावित है, लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला होगा अगर बनता है तो। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर का है, इसमें से ऑलमोस्ट 1000 वर्ग किलोमीटर 1/3 हो गया लगभग, ये इस टाइगर रिजर्व में आ जाएगा। बस यही चिंता है गोवा राज्य को, गोवा की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो महादेई टाइगर रिजर्व कहां पर है? गोवा राज्य में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कहां किया जाएगा? कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस सीसीसी, इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। जो हमारे तीनों आर्म्ड फोर्स के जो चीफ हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे रक्षा मंत्री यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारे एनएसए हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, भारत के पीएम, ये सब यहां पर आने वाले हैं 15 से लेकर 17 सितंबर तक। जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता है यहां पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इंडिया में आर्म्ड फोर्स का यह सबसे बड़ा मंच है जहां पर मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर डिफेंस स्ट्रेटेजी पर चर्चा करते हैं। भारत की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, क्या क्या हर्डल्स हैं, किन चीजों की जरूरत है, टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने के लिए यहां पर चर्चा की जाती है। तो 2025 में यह आयोजन अभी सितंबर में होगा, 15 से लेकर 17 सितंबर तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई है। कोलकाता में इसका आयोजन किया जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसे आईएमडी कहा जाता है, इसके द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट को जारी किया गया। भारत की रैंक इस लिस्ट में क्या है? तो आईएमडी जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, इसने एक रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। इसमें इंडिया को 63 रैंक पर रखा गया है, 63वीं रैंक पर। आपके दिमाग में आएगा सर रैंक किस आधार पर जारी की जा रही है, क्या है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, एक्चुअल में है क्या? तो कोई भी देश की इकोनॉमी या कोई भी देश की गवर्नमेंट से आप यहां पर समझो,
अपने यहां पर जरूरी टैलेंट को कितना ज्यादा डेवलप कर पा रही है, कितना अट्रैक्ट कर पा रही है अपने यहां पर आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी मल्टीनेशनल कंपनी को हमने हमारे यहां पर आने के लिए अट्रैक्ट कर लिया, किसी व्यक्ति को जो बहुत टैलेंटेड है हमने इंडिया में आके किसी कोई काम करने के लिए उसे अट्रैक्ट कर लिया, तो इस तरह प्रकार से, या फिर इंडिया में ही ऐसे टैलेंट को हमने बहुत मजबूती से डेवलप किया। इंडिया वाले टैलेंटेड लोग चले आते हैं विदेश, सही है ना। तो इस आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के नाम से, ठीक है। 69 कंट्रीज, उन 70 देशों को रैंक किया गया। भारत की रैंक है 63। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 58, मतलब 5 रैंक की हमारी हुई है गिरावट। चाइना की रैंक 38 है, हमारी नेबर कंट्री है। 3 डायमेंशंस पर 31 अलग अलग क्राइटेरियाज पर देशों को रैंक किया जाता है, ठीक है। तो IMD इसको जारी करता है। इंडिया की रैंक 63वीं है। सबसे पहली रैंक पर रखा गया है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर लग्जमबर्ग, थर्ड पर आइसलैंड। जारी करती है IMD। 1990 में इसकी स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि काम क्या करता है, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में यह काम करता है। हालांकि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कॉलेज पास करे और यहां पर डायरेक्ट एडमिशन ले ले, नहीं। बड़े बड़े स्टार्टअप स्थापित करने वाले या बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO जो होते हैं वो यहां पर जाकर मैनेजमेंट को सीखते हैं इस इंस्टीट्यूशन में। तो 1990 में स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में हेडक्वार्टर है। जास्कर उत्सव का 10th एडिशन कहां आयोजित किया जाएगा? जास्कर फेस्टिवल, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी आया है कि आयोजन कहां किया जाता है। तो इसका आयोजन किया जाता है लद्दाख में। सॉरी, लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख। लद्दाख में एक कल्चरल फेस्टिवल के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख का। वैसे भी लद्दाख में काफी कम फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, उनमें से एक है जास्कर फेस्टिवल। हिमालय की एक श्रृंखला जास्कर श्रेणी के नाम पर इसका नाम है। 10th एडिशन का आयोजन 2 दिन में 20-21 सितंबर को किया जाएगा लद्दाख के जास्कर में। यहां पर जो लद्दाख की कम्युनिटीज है वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और इसके आधार पर टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो टूरिज्म को प्रमोट करना लद्दाख में इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। लोक नृत्य किए जाते हैं, स्थानीय नृत्य किए जाते हैं, मुखौटा पहनकर यहां पर नृत्य परफॉर्मेंस दी जाती है। तो 10,000 से ज्यादा लोग इस साल यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। 2024 में लास्ट ईयर आयोजित किया गया था और अब आयोजित किया जाएगा 20-21 सितंबर को जास्कर फेस्टिवल का लद्दाख में। इसके अलावा अदर फेस्टिवल में लद्दाख में एक लोसर फेस्टिवल काफी फेमस है। तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में यह मनाया जाता है लद्दाख में। हालांकि नेपाल के क्षेत्रों में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एक वंगाला त्योहार मेघालय और बांग्लादेश के गारो कम्युनिटी बनाती है, ठीक है ना। फसल कटाई से संबंधित त्योहार है। इंडिया में मनाया जाता है मेघालय में। सागा दावा फेस्टिवल मनाया जाता है सिक्किम में। यह एक बौद्ध त्योहार है, सिक्किम में मनाया जाता है स्पेशली। लाई हराओबा त्योहार यह मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर की जो मैतेई कम्युनिटी है वो मनाती है। इसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत एग्जाम में आता है आर्ट एंड कल्चर से। नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल एक चिड़िया है नागालैंड की, इसके नाम पर 10 दिन तक यह फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ठीक है। 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? 2025 में मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में इसका आयोजन किया जाने वाला है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है ये, मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। नवंबर से दिसंबर मंथ में तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में 14th एडिशन इस साल आयोजित किया जाने वाला है और यहां पर 24 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। देखिए, इंटरनेशनल हॉकी कंपटीशन है। 21 साल से कम के जो पुरुष हॉकी प्लेयर होते हैं ना वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1979 में और अभी 14th एडिशन आयोजित किया जा रहा है मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। तमिलनाडु, प्लेस याद रख सको तो चेन्नई और मदुरई में। तो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। लास्ट बार ये जो आयोजन हुआ था, 2 साल में एक बार होता है वैसे, तो 2023 में लास्ट बार हुआ था 13th एडिशन
और यह आयोजित किया गया था कुआलालंपुरम मलेशिया में। तब फाइनल में जर्मनी ने फ्रांस को हराया था, जर्मनी रही थी विनर और फ्रांस रही थी रनर अप। इंडिया की उस वक्त 4th रैंक आई थी और अब 14th एडिशन आयोजित किया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में। लास्ट क्वेश्चन, एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली बार फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसे लॉन्च किया है इंडिया में पहली बार किसी राज्य ने और यह है उत्तर प्रदेश राज्य। किसको बढ़ावा देने के लिए? एग्री टूरिज्म, मतलब एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। टूरिज्म, जो टूरिस्ट आते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करना, और इसके लिए जो इन्वेस्टर्स है वो यूपी में फार्म स्टे, जो स्टे है उसे बनाने के लिए इन्वेस्ट करें, ये उद्देश्य है फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम को लाए जाने का। जितने भी इन्वेस्टर हैं यूपी में फार्म स्टे बनाने के लिए उन्हें इनवाइट किया जाएगा ताकि यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। अच्छा, फार्म स्टे का मतलब क्या होता है? जो भी टूरिस्ट आए वो फार्म पर रुके, खेतों पर रुके, उसके लिए फार्म हाउस बनाए जाएंगे, खेतों पर ऐसी होटल्स बनाए जाएंगे, अदर बॉडीज बनाई जाएगी ताकि लोग आकर यूपी के एग्रीकल्चर को समझ पाए, यूपी का एग्रीकल्चर कैसा है, क्या उगाया जाता है, इनके बारे में उनको जानकारी मिल सके ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट हो। और इसके लिए जरूरी है कि भैया फार्म स्टे उनको देना पड़ेगा। अब फार्म स्टे देने के लिए फार्म पर जो खेत हैं वहां पर संरचनाएं बनाई जानी पड़ेगी, फार्म हाउस बनाने पड़ेंगे और होटल्स बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए अभी तो इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाना चाहिए, तो इसके लिए लाया गया है फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम को। ठीक है, यूपी के एग्रीकल्चर को टूरिज्म हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य, इसके माध्यम से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, स्कीम के तहत किया क्या जाएगा? 40 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट है उनके जो इन्वेस्टर्स है उनको 10 से 25% तक राज्य सरकार सब्सिडी देगी। मान लो कोई फार्म हाउस बनाना चाह रहा है किसी फॉर्म पर, तो अगर उनका प्रोजेक्ट 40 करोड़ रुपए तक का है तो उनको 10 से 25% तक सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। विमेन, SC ST इन्वेस्टर हैं तो उनको 5% की एडिशनल सब्सिडी दी जाएगी। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बैंक से लोन लेने पर 5% सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी और डेवलपमेंट जो चार्जेस होते हैं उसको पूरी तरीके से फ्री किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। तो यूपी गवर्नमेंट लेकर आई है फार्म स्टे इन्वेस्टमेंट स्कीम। इंडिया में पहली बार कोई स्टेट ऐसी स्कीम लेकर आया है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर हमने 11 सितंबर के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। उल्लास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना, पहला कौन था? तो यह था मिजोरम। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बने। कितने वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का भी पद संभाला है? तो 6 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने आगे चलकर प्रेसिडेंट का पद भी संभाला है। भारत ने 2025 काफा नेशंस कप में कौन सा मेडल जीता? तो यह ब्रॉन्ज मेडल था। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट से बना पार्क कहां लॉन्च किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। 28वीं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 का इनॉग्रेशन कहां किया गया? तो यह किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। आईएमडी द्वारा मिशन मौसम के तहत 4 नए रडार इंस्टॉल किए जाएंगे। मिशन मौसम कब लॉन्च किया गया था? तो यह 14 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। चर्चित काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा असम में। और बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जपाड 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है रशिया में। सोवियत यूनियन ही इसका आयोजन करवाता है। ठीक है, तो ये कल के क्वेश्चन हो गए, हमारे करंट अफेयर के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। हड़प नीति ये
हमारे रिवीजन हो गया। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई थी? तो हड़प नीति को लागू किया गया था, उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, है ना। सहायक संधि के इंडिया में जनक थे लॉर्ड वेनेजली। यंग इंडिया किसका समाचार पत्र था? तो यंग इंडिया समाचार पत्र था महात्मा गांधी का। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के हो गए हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य में मुरलेन नेशनल पार्क स्थित है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसको हमने डिस्कस भी किया है, आप इजीली बता दोगे। किस शासक को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है, या पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तीनों क्वेश्चन को नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है एआई वेबिनार की, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।